तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सीएसएस क्या होती है, सीएसएस का रोल क्या होता है और किन तरीकों से हम सीएसएस को अपनी मार्कअप लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम सीएसएस को अपनी मार्कअप लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले हम अपनी एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास 14.html और पुरानी क्लास को हम बंद कर देते हैं। तो हम सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाते हैं इस पे और डॉक्यूमेंट का नाम CSS स्टाइल। तो दोस्तों हम जल्दी लाइव चले जाते हैं, अपने लाइव सर्वर को ओपन कर लेते हैं और इस वीडियो में हम उन 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनका हमने पहले जब हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू सीएसएस में देखा था कि कौन कौन से 3 तरीके होते हैं जिनके जरिए हम सीएसएस को अपनी मार्कअप लैंग्वेज में ऐड करते हैं, जिसमें इनलाइन सीएसएस और उसके बाद इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस आते हैं। तो हम अपनी बॉडी में सबसे पहले एक हेडिंग ऐड करते हैं h1 के नाम से और उसका नाम हम रखते हैं 3 ways to add CSS। कंट्रोल सेव और इसको हम ले लेते हैं तो हमने हेडिंग का नाम रख लिया 3 ways to add CSS और हम एक और नया टैग यूज करते हैं पैराग्राफ के नाम से, जिसको हम लोरम मल्टीप्लाई बाय 40 एंटर करते हैं। तो 40 मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो इसको देखना है कि हमारे मार्कअप लैंग्वेज पे सीएसएस अप्लाई करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो हमने देखा हमारे मार्कअप लैंग्वेज को सीएसएस अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक है इंटरनल इनलाइन सीएसएस, दूसरा इंटरनल सीएसएस और तीसरा हमारा एक्सटर्नल सीएसएस है। तो हम अपने इनलाइन सीएसएस को देखते हैं। तो इनलाइन सीएसएस, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में वीडियो में भी बात की थी कि इनलाइन सीएसएस को हम टैग के बीच में यूज करते हैं, टैग के बाद। तो हम टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसके अंदर हम अपने स्टाइल के बाद हम उसके जो हमारे सीएसएस की प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग के टैग का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के कलर, और अब हम कलर कौन से चाहते हैं, कलर को वैल्यू क्या देना चाहते हैं, तो वो हम इधर ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो हेडिंग है उसका कलर ब्लू हो गया। इसी तरह अगर हम इसको एक जो लाइन के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ इसका जो रेडियस, बॉर्डर रेडियस है वो भी आ जाए तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। बॉर्डर हम करते हैं इसका
ब्राउन 2 पिक्सल का तो देखिए इसके साथ से इसका बॉर्डर भी आ गया। तो हमने देखा था कि हमने एक टैग जो पकड़ा, हमारा टैग है h1 का टैग है हेडिंग का, और अगर हम इनलाइन सीएसएस करना चाहते हैं तो हम हेडिंग के टैग के अंदर ही हेडिंग का टैग यूज करने के बाद h1 लिखने के बाद हम उसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसके अंदर हमारे जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं। अब हम प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी को वैल्यू क्या देना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, और वो है हमारे ब्लू कलर हमने दे दिया। तो अगर हम इस तरह स्टाइल के ऊपर अपना लेके जाते हैं तो हमें हमारा VS कोड भी बता देता है कि जो ये हमारा स्टाइल है ये CSS स्टाइलिंग डिक्लेरेशन को भी रखता है, जो कि रिकमेंडेड होता है। देखिए यहाँ पे आपको VS कोड आपको कह रहा है कि नो डेट इट इज रिकमेंडेड फॉर स्टाइल्स टू बी डिफाइंड इन सेपरेट फाइल और फाइल। तो हम यही बात आगे करना चाहेंगे कि हमारा जो इनलाइन सीएसएस होता है ये देखने को अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा है कि यार ये कितना अच्छा लग रहा है कि हमने साथ ही एक टैग लिखा और साथ ही उसके अंदर उसको स्टाइल दे दिया। हम क्यों खामखा इसको सीएसएस को एक अलहदा अपने मार्कअप से अलहदा करें या एक अलहदा फाइल पे लेके जाएं। लेकिन जब आप 1000 नंबर ऑफ कोड्स लिखते हैं तो ये बहुत मैसी हो जाता है कि आपको खुद अपना कोड समझने में मुश्किल पेश आने लग जाती है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने सीएसएस को अलहदा लिखा करें, एक अलहदा फाइल क्रिएट किया करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब हमने क्लास 2 देख रहे थे तो हमने क्लास 2 के साथ क्लास 2 के सीएसएस फाइल भी क्रिएट की थी और जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्रिएट की थी। लेकिन चूंकि ना तो अभी हम अपने इस क्लास 14 के लिए एक नई CSS की फाइल क्रिएट करेंगे और जावास्क्रिप्ट का तो भी हम काम ही नहीं कर रहे, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारी होगी इनलाइन CSS जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और ना हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में जब भी हम कोड करेंगे तो हम इस इनलाइन CSS को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। हम इसकी बजाय अपने इंटरनल CSS को यूज करेंगे या फिर एक्सटर्नल CSS को यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा इंटरनल CSS क्या होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो इंटरनल CSS होता है उसको हम क्या लेते हैं अपने हेड पार्ट में रखते हैं, जो हमारा हेड टैग है इसके अंदर रखते हैं, और अपने जब हम अपना इंटरनल CSS यूज कर रहे होते हैं तो जो हमारा बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है, और जो हमारा हेड टैग होता है उसके अंदर हम स्टाइल का टैग यूज करके अपने इंटरनल CSS को यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने इंटरनल CSS की तरफ। इंटरनल CSS के लिए हम स्टाइल का टैग यूज करते हैं अपना, और स्टाइल के टैग के अंदर हम जो CSS को यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी हमने देखा था कि सबसे पहले जिस टैग को, जिस पार्ट ऑफ द कोड को हम CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अपने पैराग्राफ पे CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम एज अ सिलेक्टर अपना पैराग्राफ रखेंगे P, और उसके बाद हम अपनी कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब हम अपनी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज देंगे। तो ये जो P है ये हमारा सिलेक्टर हो गया, और जो हमारा आगे प्रॉपर्टी होगी वो हमारा कलर वगैरह होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं हम इस पे प्रॉपर्टी को कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर हम इसका कर देते हैं कैडेड ब्लू, और इसको हम सेव करते हैं। तो आप देखें हमारा इसके साथ साथ इसका हमारे पैराग्राफ का कलर जो है वो कैडेड ब्लू हो गया है। तो अगर हम इसके साथ एक और चीज को देखें कि अगर हम अपने हेडिंग के टैग को भी हमने देखा था, हम एक साथ जो हमने अपनी पिछली वीडियो देखी हमने देखा था कि हम मल्टीपल जो हमारे सिलेक्टर्स को भी एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो हमने अपने पैराग्राफ को सिलेक्टर को स्टाइल किया हुआ है, इसके साथ हम चाहते हैं कि जो हमारा हेडिंग 1 है इसको भी क्या लेते हैं ये सेम स्टाइल, इसका भी कलर कैडेड ब्लू हो जाए। तो हम अपने सिलेक्टर्स में H1 और उसके साथ कोमा को यूज करके हम सेव कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसकी रीजन है, फर्क क्यों नहीं पड़ा
क्योंकि हमने पहले अपनी हेडिंग 1 में इनलाइन सीएसएस को यूज़ किया हुआ है और उसके बाद हम उस पर अपना इंटरनल सीएसएस भी दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखें, जो अगर हम कहीं पे भी अपनी इंटरनल सीएसएस लिखते हैं और उसके बाद हम इनलाइन सीएसएस को यूज़ करते हैं, तो जो हमारा वीएस कोड होता है या एचटीएमएल होता है वो हमेशा हमारे इनलाइन सीएसएस को प्रेफरेंस देता है। तो अभी हमारी जो प्रेफरेंस है वो हमारा इनलाइन सीएसएस है। तो हम इनलाइन सीएसएस को अगर ख़त्म कर देते हैं तो फिर हमारा जो वीएस कोड होगा वो हमारे इंटरनल सीएसएस को यूज़ करेगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसमें से मैं अपने सीएसएस को ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं सेव करता हूँ। तो अब आप देखिएगा, तो देखिए अब हमारी हेडिंग का जो कलर है वो भी हमारा कैडेट ब्लू हो गया है। ऑब्वियसली बात है ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब इसका आने के लिए आपको इसमें मैं डिफरेंट रैंडम कलर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे तब हम रैंडम कलर नहीं, हम अपनी कलर स्कीम को यूज़ करते हुए जो हमारी वेबसाइट की कलर स्कीम होगी उसके मुताबिक एक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए आपने देखना है कि ये देखिए, जैसे ही हमने इसको स्टाइल टैग को यूज़ करते हुए अपनी इंटरनल सीएसएस यूज़ की तो हमारा कलर चेंज हो गया। और जब इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस हम दोनों यूज़ करेंगे तो हमारी प्रेफरेंस इनलाइन सीएसएस होगी और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारी प्रेफरेंस होगी वो हमारी इंटरनल सीएसएस होगी। तो इंटरनल सीएसएस में हमने ये भी देखा कि हम मल्टीपल सिलेक्टर्स को कैसे एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। इस तरह हम मल्टीपल सिलेक्टर्स के साथ साथ हम मल्टीपल सिलेक्टर्स पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैसे लगा सकते हैं। तो हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी वही बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। पहले हमने बॉर्डर दिया था तो अब हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं अपने। तो बैकग्राउंड कलर हम अपना डार्क ब्लू दे देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो ये देखें हमने मल्टीपल सिलेक्टर्स को यूज़ किया, हमने एक साथ मल्टीपल सिलेक्टर्स पे जो सीएसएस को अप्लाई किया और हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई की। हमने कलर भी एक ही इस साथ उसका चेंज किया, एक ही इस ब्रैकेट्स के अंदर, और हमने उसका बैकग्राउंड कलर भी उसी में चेंज किया। तो अब हम देखते हैं, हमने अपना इंटरनल सीएसएस भी देख लिया, हमने इनलाइन सीएसएस भी देख लिया। अब हम अपना एक्सटर्नल सीएसएस देखते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं अपनी, न्यू फाइल, और न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं क्लास 14। अब चूंकि हम सीएसएस के लिए फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम .html के नाम से नहीं बल्कि .css की एक्सटेंशन को यूज करते हुए फाइल को क्रिएट करेंगे और एंटर दबा देते हैं। तो अब हमारी सीएसएस की फाइल क्रिएट होगी। अब हम अपनी सीएसएस की फाइल को अपने मेन पेज के अंदर लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए हम एंटर, और अब हम लिंक का टैग यूज करते हैं। तो देखिए सीएसएस की ये बहुत वीएस कोड की ये बहुत अच्छी खूबी है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये इसके एमेंट एब्रीवेशन को यूज करते हैं, ये हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देने लग गया। तो अगर मैं जाऊंगा लिंक सीएसएस कॉलन सीएसएस में जाके एंटर करता हूँ तो मेरे पास पूरी एक लाइन ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट होके आ गई है। इसने मेरा काम बहुत ईजी कर दिया। तो इसमें हम जो इसका रिलेशन है वो स्टाइल शीट का रखेंगे और उसके बाद जो एचआरएफ है जहाँ पे लिंक लगाना है वहां पे हम इसको चेंज करके style.css के बाद अपनी css फाइल का नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम हमने लिखा है क्लास 14.css। अब हम अपनी क्लास 14 में जाते हैं और इसी तरह यहाँ पे हम अपनी हेडिंग 1 को प्रॉपर्टी देते हैं और इसको हम अपने प्रॉपर्टी कर्ली ब्रैकेट लगा के
हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं और कलर हम इसका जाके ब्लू वॉयलेट कर देते हैं। और अब हम इसे जाके सेव करते हैं और देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो देखिए हमने अपनी एक्सटर्नल सीएसएस को जब यूज़ किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेम इसी में वही चीज़ है कि जब हमने अपनी इनलाइन सीएसएस को यूज़ किया तो सबसे ज़्यादा हमारे वीएस कोड के सामने या हमारे जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमारा एचटीएमएल सबसे पहले जिस चीज़ को प्रेफरेंस देता है वो आपकी इनलाइन सीएसएस को देता है। उसके बाद जिस चीज़ को प्रेफरेंस देता है वो हमारी इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस को प्रेफरेंस देता है, डिपेंड अपॉन कि कौन सी बाद में आती है। अभी अगर हम देखें तो हमारा style.css जो इंटरनल सीएसएस है वो बाद में आ रही है। तो जो हमारा सीएसएस होगा, जो हमारा वीएस कोड होगा वो हमारे इंटरनल सीएसएस को प्रेफरेंस दे रहा है। लेकिन अगर यही क्या होगा अगर हम इसी अपनी एक्सटर्नल सीएसएस की लिंक को अपने इंटरनल सीएसएस के बाद में लिख देते हैं। तो अब हम सेव करते हैं तो देखते हैं कि आपको फर्क पड़ता है। हम इसका कलर चेंज सीएसएस की एक बहुत बड़ी खूबी वीएस कोड की ये है कि आप अपना कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं, आप कलर के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने पिकर आ जाता है। आप उसके जरिए अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें अब हमने अपनी सीएसएस में जैसे ही हमने अपने एक्सटर्नल सीएसएस की लिंक को अपने इंटरनल सीएसएस के बाद में लेके आए तो हमारे वीएस कोड ने हमारे एक्सटर्नल सीएसएस को प्रेफरेंस दी। तो प्रेफरेंस हमारी इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस में होती है कि जोन से सीएसएस बाद में आएगी उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर हमारी एक्सटर्नल सीएसएस बाद में आ रही है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर इंटरनल सीएसएस बाद में आ रही है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन इनलाइन सीएसएस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमारी इनलाइन सीएसएस को दी जाती है। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूं और इसको हमारे इनलाइन सीएसएस वाले हेडिंग को अनकमेंट करता हूं और हम इसको दोबारा सेव करता हूं। तो आप देखें वापस उसने जो हमारी इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी है उस पर लगा दी। आप देख सकते हैं इस पे बॉर्डर भी आ गया और कलर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं। कंट्रोल से तो अब आप देखिए आपको इनलाइन सीएसएस की बॉर्डर भी नजर आ रहा है और कलर भी, फ़ॉन्ट का कलर भी नजर आ रहा है। तो इनलाइन सीएसएस की प्रेफरेंस आ गई है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इसके काम इनलाइन सीएसएस का तब हमें पड़ता है कि फॉर एग्जांपल हम एक फाइल है, हमारी सीएसएस की फाइल है और हम उसको 3 से 4 पेजेस में यूज कर रहे हैं। तो हमें एक पेज पे हम एक सेम स्टाइल को हम सीएसएस को 3 पेजेस में यूज कर रहे हैं, लेकिन एक पेज में हमें लगता है नहीं ये जो हमारी ये वाली हेडिंग है इसको हमने कोई और स्टाइल देना है। तो हम फिर इनलाइन सीएसएस इंटरनल सीएसएस को यूज करते हुए अपने उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं। तो अगर अब हम इनमें देखें तो एक और तरीका हम अपने सीएसएस को चेंज कर सकते हैं कि आप देखें अगर हमारा ये इसको तीनों सीएसएस हैं, इंटरनल सीएसएस हमारा, उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। तो अगर मैं अपने इंटरनल सीएसएस पे इसके बाद इंपॉर्टेंट लिख देता हूं और उसके बाद सेव करता हूं तो आप देखें क्या। तो दोस्तों इस तरह हम अपने किसी भी सीएसएस को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं अगर
और हमारा कलर जो है वो हम बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, हम इस कलर को भी अपना हाँ, तो अगर हम अपनी किसी प्रॉपर्टी के आगे इम्पोर्टेंट लगा देते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी, बेशक उसके बाद हम इनलाइन सीएसएस को यूज़ करें या उसके बाद हम एक्सटर्नल सीएसएस का लिंक दें, तो हमारी वो जो वीएस कोड है वो उसी प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।